बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो सीरियस बायोलॉजी। चलता है आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप इन बायोलॉजी से रिलेटेड। इंपॉर्टेंस की तरफ जाने से पहले कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोप की। अगर हम देखें थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजी में सबसे पहले जो हमारे पास जानदार थे जिनको हमने कैटेगराइज किया होता मेजर ग्रुप्स में, वो हमारे पास दो किस्में थी। एक हमारे पास थे एनिमल्स और एक हमारे पास प्लांट्स थे। यानी ये एक ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे जिन्हें हमारी नेकेड आई बड़े आराम से देख सकती थी। बट उस टाइम पे साइंटिस्ट का या फिलोसफर्स का ये भी मानना था कि कुछ ऐसे भी जानदार दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें हमारी नेकेड आई जो है वो नहीं देख सकती। लेकिन उस टाइम तक अभी तक कोई ऐसी हमारे पास इक्विपमेंट या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसा एपरेटस तैयार नहीं हुआ था जिसके थ्रू जो है हम इस चीज को साबित कर सकें। बट बाय द टाइम गुजरता गया, हमारे पास क्या है, फिर एक नाम आया 1595 में ज़कैरियस जेनसन का, जिसके साथ उसके भाई ने भी काम किया था, फ्रांसिस जेनसन ने, जिन्होंने सबसे पहले वो माइक्रोस्कोप बिल्ड की इसी सोच के साथ या इसी कोशिश में कि किसी तरीके हम उन टीनी ऑर्गेनिजम्स को देख सके जो कि हमारी नेकेड आई नहीं देख सकती। बट उस टाइम के लेंसेज इतने एडवांस नहीं थे कि वो उसको टीनी ऑर्गेनिज्म दिखा सके। बट काफी चीजों की जो हमें क्लैरिटी थी वो मिल गई और फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करने में थोड़ी आसानी होने लग पड़ी। बट हम देखते हैं कि 1665 में, जिस तरह कि हमने लास्ट डिस्कशन भी की थी इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के लेक्चर में, तो उसमें मैंने आपसे बात की कि 1665 में जो है रॉबर्ट हुक नामी एक बंदा था जिसने सेल डिस्कवर किया। अगेन उसकी अपनी एक बिल्ट माइक्रोस्कोप थी, लेकिन अब लेंसेज जो थे मोर एडवांस थे और उन्होंने उसे मदद की एक टीनी ऑर्गेनिज्म तो नहीं हम कह सकते, एक टीनी थिंग के बारे में जो कि बेसिकली फंडामेंटल यूनिट था किसी भी लाइफ का। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वो जो हमें सेल नजर भी आए तो वो एम्प्टी कंपार्टमेंट्स की शक्ल में थे। बट जिस तरह हम आगे बढ़ते गए, टाइम गुजरता गया, तो हमारे पास माइक्रोस्कोप में जिद्दत आती गई और माइक्रोस्कोपी जो है वो एक एडवांस लेवल पे पहुंच गई। और अब हम क्या है, इजीली उन टीनी ऑर्गेनिजम्स को भी देख सकते हैं, उनके बारे में स्टडी भी करते हैं। इस हद तक कि हमारे पास अब लेटेस्ट जो है वो एडवांस माइक्रोस्कोप्स हैं जो कि और बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें समझने में मदद करती है। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंस हो गई माइक्रोस्कोप की कि इट हेल्प्स टू सी द ऑर्गेनिज्म और थिंग्स दैट वी कुडंट सी विद आवर नेकेड आई, जिनको हम अपनी जाहिरी आंख से देख नहीं पाते थे। अब थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। ह्यूमन आई है हमारे पास, फिर कुछ माइक्रोस्कोप है, कुछ बेसिक है, कुछ हमारे पास एडवांस माइक्रोस्कोप से रिलेटेड बातें हैं। तो ह्यूमन आई की तरफ देखें तो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो तकरीबन 1.0 मिलीमीटर है। रेजोल्यूशन से मुराद या रिजॉल्विंग पावर से मुराद होता है कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो आप डिस्टेंस अलग से देख पाते हैं या उनको सेपरेट आप कंसिडर कर पाते हैं, वो उसकी रेजोल्यूशन। यानी ये जितने नजदीक होते जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये डॉट के साथ ही नजदीक एक डॉट लगा देता हूँ, अभी इस तरह लग रहा है कि बिल्कुल आपस में मिल चुके हैं, बट इनके दरमियान अभी भी डिस्टेंस मौजूद है। लेकिन हमें क्यों मिले हुए एक नुकता फील हो रहा है, क्योंकि हमारी रिजॉल्विंग पावर से ये अंडर आ गया। इसी तरह अब इस चीज को बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो डिफरेंट लेंसेज इस्तेमाल कर सकते हैं या हम एक माइक्रोस्कोप का सहारा लेंगे। और जो बेसिक हमारे पास माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है लैब्स में भी, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसकी रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन जो है वो ह्यूमन आई से थोड़ी बेहतर है, 2 म्यूएम यानी माइक्रोमीटर में। प्लस इट हैज 2 लेंसेज जिसमें हमारे पास एक ऑक्यूलर और एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑक्यूलर जो आंख के नजदीक होता है जिससे हम देख रहे होते हैं, और ऑब्जेक्टिव नियर टू द स्टेज होता है। बाकी इसके साथ मैं डायग्राम जो लेबल है वो भी साथ लगा दूंगा तो आप देख लेंगे। तो हमारे पास क्या है कि ऑक्यूलर और ऑब्जेक्टिव लेंस होंगे। ऑक्यूलर 5x 10x, 5x से मुराद 5 गुना, 10x से मुराद 10 गुना। इसी तरह ऑब्जेक्टिव लेंस में भी डिफरेंट मैग्निफिकेशन वाले हमारे पास लेंसेज होते हैं, 20x, 40x और 100x, यानी टोटल नंबर ऑफ लेंसेज हमारे पास 3 है। अब मैग्नीफाइंग पावर अगर आपने किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मेजर करनी है तो उसका तरीकेकार क्या है कि हम सिंपली मैग्निफिकेशन ऑफ ऑक्यूलर लेंस और मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस की जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑक्यूलर लेंस 5x का यूज कर रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव लेंस 20x का है, तो मैं क्या करूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दूंगा। तो ये मेरे पास आंसर जो है 50 एंड 5 2 10, यानी ये 100x हो जाएगा। यानी टोटल मैग्निफिकेशन उस टाइम जो शो कर रही है मेरी माइक्रोस्कोप वो 100x है, यानी एक चीज को 100 गुना बड़ा करके दिखा रही है। तो अगर इसी तरह अगर हम मैक्सिमम लेवल देखें तो हमारे पास 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
तो हमारे पास वैल्यूज जो भी आएंगी वो क्या है, हमारे पास उसकी मैग्निफिकेशन कहलाएगी। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन देखे जाए तो उसमें एक हमारे पास मिरर मौजूद होता है। वही मिरर जो है वो सिंपली विजिबल लाइट को रिफ्लेक्ट करके टुवर्ड्स स्पेसिमेन हमें क्या है कि इजीली देखने में मदद करता है। और ये बड़ी बेसिक लेवल की माइक्रोस्कोप है जो कि लैब्स में इस्तेमाल भी हो रही है, और इसमें हम काफी हद तक कई किस्म के टीनी ऑर्गेनिज्म या सेलुलर लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सेलुलर लेवल पे जब स्टडी करें तो उसके इंटरनल सेल पार्ट्स यानी सेल ऑर्गेनल्स को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो देन फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हमें शिफ्ट होना पड़ेगा एडवांस फॉर्म की तरफ, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की शक्ल में है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बात करूं तो इसकी रिजॉल्विंग पावर और मैग्निफिकेशन पावर काफी बेहतर है बनिस्बतन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। वो किस तरह, वो देखते हैं कि रिजॉल्विंग पावर जो है वो 2 to 4 एंगस्ट्रॉम है, और मैग्निफिकेशन में अगर देखा जाए तो दे आर 500x मोर, यानी 500 गुना ज्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बड़ा करके एक इमेज को दिखा सकती है। और अगर नेकेड आई के साथ कंपैरिजन किया जाए तो 2.5 लाख गुना। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होगी, जो कि जनरली जो है वो हमें स्पेसिमेन को देखने में मदद करेगी। ये सारी हमारी डिस्कशन होगी माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। अब थोड़ा सा उस चीज की तरफ जाते हैं जो कि माइक्रोस्कोपी की बुनियाद पर, जिसने कह ले कि बायोलॉजी में अपना एक पार्टिसिपेट किया और अब ये बाकायदा तौर पे एक ब्रांच के तौर पे कंसिडर की जाती है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी या सेल बायोलॉजी ऐसी ब्रांचेज हैं जो कि आफ्टर माइक्रोस्कोपी जो है जिनका आगाज हो रहा है। और उसमें बेसिक, क्योंकि हम कहते हैं कि जितने भी लाइफ दुनिया में मौजूद है उसका बेसिक जो पार्ट है वो सेल है, तो उस चीज को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी पेश की गई थी बाय द श्वान एंड श्लीडन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस दोनों को किया था। एक ज़ूलॉजिस्ट और एक बॉटनिस्ट था, दोनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था, बट दे कम विद द सेम थ्योरी और सेम पॉइंट्स। तो इसी वजह से इन दोनों को हम एक ही सेल थ्योरी के सेलिएंट फीचर्स में कंसिडर करते हैं। तो ये 3 बेसिक पॉइंट्स है जो कि हमें जाहिर करते हैं कि किस तरह जो जानदार हैं वो सेलुलर बॉडीज हैं, किस तरह वो जानदार सेल से ही बने हैं, और किस तरह जो है वो इसका बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है। लाइक नंबर 1 पे अगर देखें, पहला पॉइंट इसका है जी, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। जैसा कि हम देखते हैं कि जितने भी जिंदा जानदार हैं या तो वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर में हमारे पास या तो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, बट अगेन ये हमारे पास सेलुलर बॉडीज हैं। सेकंड नंबर पर हमने बात की थी लुइस पास्टर से रिलेटेड, जिसने प्रैक्टिकली एविडेंट भी किया था कि भाई जितने भी जिंदा जानदार हैं वो बायोजेनेसिस से बनते हैं, यानी ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऐसा नहीं है कि वो नॉन लिविंग बॉडीज थी और नॉन लिविंग से एक लिविंग सेल बन गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है कि बड़ा बेसिक है कि वो कहता है कि सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जिंदा जानदार की जो जिंदगी है उसके अंदर साख्त के तौर पे, उसके अफाल के तौर पे जो बुनियादी किरदार अदा कर रहा है वो हमारे पास सेल है। तो ये बेसिक कुछ चंद पॉइंट्स है हमारे पास सेल थ्योरी के, और आज ये हमारी सारी डिस्कशन थी रिलेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोप इन बायोलॉजी। प्लस उसमें हमने डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स के बारे में बात की और लास्ट में हमने सेल थ्योरी को डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।